अमराई एक छोटे से गांव में मदन नाम का एक सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी शिल्पा के साथ खेत में बैठा था। देखना, हमारी फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे खेत की जमीन पर तुम्हारी मेहनत का पसीना भी शामिल है। नहीं, सारे गांव में केवल तुम ही मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारे पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी घर चले गए। मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई, घर में लकड़ियां खत्म हो गई है। अरे चिंता मत करो, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल में लकड़ियां काटने के लिए ही चला जाऊंगा। ठीक है ना, ले आऊंगा। चलो अब। अगली सुबह मदन लकड़ियां काटने के लिए जंगल चला गया। मदन एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसने देखा झाड़ियों में एक घायल बंदर कराह रहा था। हे भगवान, बाप रे, इस बंदर को तो लगता है किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। जरूर किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला किया होगा। बताओ भला, बेचारे का हाथ खून से भरा हुआ है। ओ हो। मदन बंदर के पास बैठा था। काश तू बोल सकता तो बता सकता कि तेरी तकलीफ कहाँ है। फिलहाल तो तेरे हाथ में खून दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से तू दर्द से तड़प रहा है ना, बाप रे, तकलीफ तो कहीं और ही है। उसी समय वहाँ एक साधु आ पहुँचा। कौन हो तुम और बंदर से क्या बातें कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज, मैं तो बस लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आया था। इस घायल बंदर को देखा तो इसके ऊपर तरस आ गया। लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है इसके ऊपर। देखिए ना, इसके हाथ से खून बह रहा है, लेकिन जिस तरह ये दर्द से तड़प रहा है, मुझे तो लगता है कि इसे कहीं और ही तकलीफ है। बहुत कम इंसान होते हैं जिनके मन में जानवरों के प्रति इंसानियत होती है। रुको रुको रुको, ओम। इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों से बंदर का जख्म सही हो गया। हाँ, अब यह बंदर तुम्हें बता सकता है कि इसकी तकलीफ कहाँ है। इतना बोलकर साधु वहाँ से चला गया। बंदर उठकर खड़ा हो गया। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। एक शेर ने मुझ पर हमला किया। मैं बचने के लिए दूसरे पेड़ में कूदा। शेर का पंजा मेरे हाथ में लगा और मेरा हाथ घायल हो गया। मैं पेड़ ही नहीं पकड़ पाया और मैं जैसे ही नीचे गिरा, बाप रे बाप, मेरे कंधे में बहुत चोट लग गई थी। अरे, तुम तो बिल्कुल मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हो। ये कैसे संभव हुआ? जब साधु ने मंत्र पढ़ा ना, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बात करने की शक्ति आ गई है। मैंने बोला और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। लगता है यह चमत्कार साधु बाबा ने किया है। हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम मेरे घर पे चलोगे? ओहो, अब तुमने मेरी जान बचाई है, तो अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चिपक गया हूँ। मतलब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और क्योंकि मैं इंसानों की तरह बात करने लगा हूँ, तो मैं बंदरों से अब तो अलग हो गया हूँ ना। क्या करूँगा उन बंदरों के साथ रहकर? अब तुमसे बातें करूँगा जी भर के। चलो, तुम मेरा कोई अलग नाम भी रख सकते हो। बताओ बताओ, मेरा क्या नाम रखोगे? बड़े मजे की बातें करते हो तुम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज से गोलू कह के पुकारूंगा। क्यों, कैसा नाम है? अच्छा नाम है ना? हाँ, अच्छा नाम है। चलो 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 चलो, घर चलते हैं।
मदन घर पहुंचा और आंगन में बैठी शिल्पा चौंक गई। अरे, यह जंगल से तुम बंदर को क्यों पकड़ लाए? मदन पूरी घटना शिल्पा को बताने लगा। क्या क्या वास्तव में बंदर बात कर सकता है? अरे, तुम स्वयं पूछ लो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोलू है। मदन ने मेरी जान बचाई है और अब मैं उसका साथी हूँ। साथी क्या, अब तो मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। हाँ। शिल्पा आश्चर्य में पड़ गई। समय बीतने लगा। गोलू की मौजूदगी घर में नई जान ले आई थी। धीरे धीरे गोलू शिल्पा के काम में हाथ बटाने लगा। गोलू अब मदन का सच्चा साथी बन चुका था। एक दिन गोलू मदन से बोला, मदन, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगा। क्या करूंगा घर में बैठे बैठे? मुझे भी चलना है। अरे गोलू, खेत का काम आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। क्या करोगे तुम वहाँ पे? अरे, क्या करूंगा क्या, मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा। और क्या मुझे कम मेहनती समझा है क्या? बस डर ये है कि गांव वालों ने तुम्हें बोलते हुए देख लिया ना, तो वो न जाने क्या समझेंगे। अरे, पर जब मैंने तुमसे पहली बार बात की थी तो क्या तुम डरे थे क्या? बताओ। देखो गोलू, मैं दुनिया को जानता हूँ। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है जो तुम्हें समझ सके। ओहो, मुझे दुनिया से क्या लेना देना? मुझे तो तुम्हारे संग रहना है। मेरा मतलब यह है कि मुझे बस तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारा साथी हूँ। हाँ। मदन मुस्कुराया और अगले दिन गोलू को साथ लेकर खेत चला गया। कुछ ही दिनों में गोलू ने खेती की हर बात सीख ली। अब वो मदन का सच्चा मददगार बन गया था। मदन, अरे आज की मिट्टी तो बहुत भारी लग रही है। गोलू, अब तो तू पक्का किसान बन गया है। मिट्टी का भी फर्क समझने लगा है। हाँ। गोलू की बात अब गांव में फैलने लगी थी और ये बात आखिरकार पहुंची जमींदार प्रधान के कानों तक। क्या मदन के घर एक बंदर है जो इंसानों की तरह बोलता है? हाँ प्रधान साहब, मैं खुद देख चुका हूँ। अरे, मैंने तो उसे बोलते हुए सुना भी है। पहली बार तो मैं डर गया था। अरे भैया, तो फिर उस बंदर को लेकर तमाशा करना चाहिए। उससे तो बड़ी अच्छी कमाई होगी। यह बात आपने बिल्कुल पते की कही प्रधान साहब। प्रधान की हंसी कुछ देर चली, फिर वो गंभीर हो गया। इस मदन की जमीन पर मेरी नजर बहुत समय से है। बाकी सब तो मेरे कर्जदार बन चुके हैं, पर यह ससुरा मदन, यह कभी झुका ही नहीं। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है प्रधान जी। बंजर में भी फसल उग जाती है। अरे, इसमें मिट्टी का कोई खेल नहीं है रवि। उसकी किस्मत और सितारे बुलंद हैं, पर जिस दिन वो सितारे गिरेंगे ना, उसी दिन यह खेत मेरा होगा और मदन मेरे कदमों में होगा। देख लेना तुम। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन मदन और गोलू जब खेत से घर लौटे तो आंगन में बैठी शिल्पा को देखकर दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। अरे शिल्पा, क्या हुआ? ये कैसी खांसी है? कुछ दिनों से खांसी हो रही है। अब तो दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। शिल्पा, इसे नजरअंदाज मत करो। किसी अच्छे वैद्य को तुरंत बुलाना चाहिए। मदन ने देर न करते हुए गांव के एक अनुभवी वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने शिल्पा को ध्यान से देखा। मदन, देखो, इन्हें एक विचित्र बीमारी हो गई है। अगर समय पर इलाज न मिला तो यह जानलेवा हो सकती है। हाँ, नहीं वैद्य जी, आप तो इलाज शुरू कीजिए। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से मदन का सारा धन अपनी पत्नी के इलाज में लगने लगा। हफ्तों बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उस दिन मदन घर पर अकेला बैठा था। ऐसे उदास मत बैठिए, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ऐसा मत कहो शिल्पा।
मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तो अब क्या करोगे? जो कुछ था सब तो मेरे इलाज में लगा दिया। अब तो बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। मदन सिर झुकाए बैठा था। तभी गोलू तेजी से दौड़ता हुआ आया। मदन, हिम्मत मत हारो। तुम्हारे 2 भाई इस गांव में रहते हैं और तुमसे ज्यादा धनी भी हैं। उनसे मदद क्यों नहीं मांगते हो, हैं? मदन को ये बात ठीक लगी। उसी शाम वो गोलू को साथ लेकर अपने बड़े भाई केशव के घर गया। हो मदन, क्यों भाई, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? भैया, शिल्पा की बीमारी के बारे में तो अब गांव में सब जानते हैं। मैंने जो कुछ कमाया सब इलाज में लग गया। अब कुछ धन की जरूरत है भैया। तुम तो जानते हो मेरी फसल इस बार खराब हुई है। अब खुद मुझे उधारी लेना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हें कहां से दूं? मदन कुछ नहीं बोला, सिर झुकाकर बाहर निकल आया। अरे, वो झूठ बोल रहा था मदन। मैंने उसके चेहरे को देखा है। वो देना ही नहीं चाहता था। हाँ, जानता हूँ रे गोलू, पर चलो, एक और भाई है, उनसे मिलते हैं। चलो। अब दोनों बिरजू के घर पहुँचे। बिरजू ने दरवाजा खोला और मदन को देखकर चौंक गया। ओ मदन, आज भाई की याद कैसे आ गई? भैया, मेरी पत्नी शिल्पा बहुत बीमार है। थोड़ा सा धन चाहिए इलाज के लिए। क्या? अरे, बंटवारे में वैसे भी तुझे ज्यादा जमीन मिल गई थी, उसे बेच नहीं देता? मेरे पास धन का पेड़ लगा है, क्या जो मांगने चला आया? झूठ मत बोलो भैया। सच तो ये है कि तुमने और केशव भैया ने मेरे हिस्से की जमीन भी दबा ली थी। मुझे 6 बीघा जमीन मिलनी थी, बस 2 ही बीघा मिली है। 2 बीघा। अरे निकल जा यहाँ से। अगर कर्ज लेना है तो प्रधान के पास जा। मुंह उठा के चले यहाँ से, भाग यहाँ से। मदन और गोलू निराश होकर चल दिए। कैसे भाई हैं तुम्हारे मदन? एक भी मदद को तैयार ही नहीं है। हाँ, इस दुनिया में इंसान ऐसे ही होते हैं, मतलबी, अपना पराया कुछ नहीं देखते। अब क्या करोगे? क्या प्रधान के पास जाओगे? हाँ, मजबूरी है गोलू। मैं नहीं जाना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे कहने पर भाइयों के पास गया। अब तुम ही बताओ, मेरे पास और क्या रास्ता बचा है? बताओ। अगले दिन मदन और गोलू प्रधान की हवेली में जा पहुँचे। उम्मीद उसे कम थी, मगर अपनी पत्नी की खातिर उसने खुद को झुका दिया था। मैं जानता था मदन, एक ना एक दिन तू चलकर मेरी हवेली में जरूर आएगा भैया। आपने बिल्कुल सही कहा था मालिक। जब तक इसकी किस्मत चमक रही थी तब तक बहुत अकड़ में चलता था। अब देखो कैसा मुरझाए मुरझाए सा खड़ा है। ए प्रधान, तुम्हें किसी की हालत का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए, समझे? ए बंदरवा, बकवास बंद कर। तू इंसानों की तरह बोलता है, इसका मतलब यह नहीं है कि तू इंसान बन गया है, समझा? हाँ भैया मदन, बताओ बताओ, क्यों आए हो? क्या बताए? आपको तो सब पता है। मेरी पत्नी बीमार है, सारा धन इलाज में चला गया। कुछ धन की आवश्यकता है। अच्छा 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 अच्छा, धन चाहिए तो भैया मेरी शर्तें सुन लो। ब्याज 50% और बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। अब मेरे पास कुछ बचा है क्या जो गिरवी रखूं? जो सोने के आभूषण थे वो भी इलाज में बिक चुके हैं। अरे ऐ ना, क्यों नहीं है? तेरे पास 2 बीघा जमीन है, भैया उसे गिरवी रखो। वक्त पर कर्ज चुकाएगा तो जमीन तेरी,
वरना मेरी सीधा हिसाब। बोलो भैया। मदन सोच में पड़ गया। उसे अपनी पत्नी का जीवन बचाना था, मगर कीमत बहुत बड़ी थी। अरे यह तो सरासर अन्याय है। तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ऐसे तो मदन कभी कर्ज ही नहीं चुका पाएगा। ए मदन, पहले तो तू इस अपने पालतू बोलने वाले बंदर को ले जा यहाँ से, नहीं तो मेरा मन बदल गया तो हो गया तेरा काम। जब से आया है पटर 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 पटर। चुप कर मदन, चलो मेरे साथ। यह कर्ज मत लो, चलो। गोलू, मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है। अरे तुम बस चलो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना। हाँ चलो मेरे साथ। मदन गोलू के साथ चला गया। हवेली के भीतर प्रधान और रवि गुस्से से खौल रहे थे। ए मालिक, मदन तो हाथ से निकल गया। अरे चिंता मत कर बेटा, मजबूरी उसे फिर लौट आएगी। कितना दूर जाएगा वो। मदन गोलू के साथ घर पर आ पहुंचा और गोलू तुरंत वहां से चला गया। शाम तक गोलू लौटकर नहीं आया। मदन और शिल्पा की चिंता बढ़ने लगी। गोलू अब तक क्यों नहीं आया? कहीं प्रधान ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? अरे पता नहीं कहाँ गया। मेरा मन भी बड़ा बेचैन है। रात बीत गई। सुबह सूरज की किरणों के साथ ही गोलू वहां पहुंचा, हाथ में एक चमकती जड़ी बूटी के साथ। अरे गोलू, तू कहाँ था? हमें लगा कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। अरे मैं जंगल गया था उन साधु महाराज को ढूंढने जिनसे मुझे बोलने की शक्ति मिली थी। उन्हें मैंने सारी बात बताई और उन्होंने दया करके यह जड़ी बूटी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। गोलू ने वो जड़ी बूटी शिल्पा को दे दी। कुछ देर बाद शिल्पा की आंखों में चमक लौट आई। मुझे बिल्कुल स्वस्थ महसूस हो रहा है, जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। शिल्पा, तुम्हारी खांसी भी ठीक हो गई। और गोलू, तू तो हमारे लिए देवता बन गया। अगर तू नहीं होता तो मैं प्रधान से कर्ज लेकर अपनी खेती भी खो बैठता। हाँ, अब मेरी पत्नी तो ठीक है, लेकिन खेत में बीज डालने के पैसे तक नहीं बचे। मैं जानता था कि शिल्पा के ठीक होने के बाद तुम्हें बीज की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं साधु महाराज से बीज भी लेकर आया हूँ। हाँ, ये देखो, उन्होंने यह चमत्कारी बीज दिए हैं। अब देखो, अगर तुम इन्हें अपने खेत में बो दोगे तो ऐसी फसल उगेगी जो पूरे राज्य में किसी ने नहीं उगाई होगी और सबसे पहले तुम्हारी फसल ही तैयार होगी। हाँ, मजा आ गया ना? इतनी जल्दी? हाँ, लेकिन एक शर्त भी दी है साधु महाराज ने। जब तुम्हारा समय अच्छा हो जाए तब तुम उन लोगों की मदद करना जो प्रधान के कर्ज में दबे हुए हैं। अरे मित्र गोलू, तू मेरा सच्चा साथी निकला। हम दोनों मिलकर अच्छे से खेत में फसल बोएंगे। चल मेरे भाई। अगले ही दिन मदन, गोलू और शिल्पा ने मिलकर खेत जोता, बीज बोया और आकाश की ओर देखकर मेहनत का वादा किया। कुछ ही दिनों में मदन के खेत में ऐसी फसल लहराई जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। गांव वाले चकित रह गए। अरे देखो रे देखो, मदन के खेत में तो जैसे सोने जैसी फसल लहरा रही है। आहा, हमारी फसल तो अभी जमी भी नहीं है और इसकी तो फसल भी तैयार हो गई। और उसकी बीवी शिल्पा जो कि महीनों बीमार रही, अब रोज खेत में काम करती है। भैया, यह तो कोई चमत्कार ही लगता है। कुछ दिनों बाद मदन की किस्मत बदल गई। चमत्कारी फसल ने उसे गांव का सबसे सफल किसान बना दिया। बाजार में उसके नाम की चर्चा फैल गई। जपोनम राम नाम, बन गया तू धनवान, जो सोचा था वह हो गया सच। हाँ, वाकई में सच तो हो गया, लेकिन अब बारी है गोलू वादा निभाने की, उन सब की मदद करने की जो प्रधान के कर्ज में डूबे हैं। हाँ बिल्कुल, चलो
आज से ही शुरुआत करते हैं। अपने गांव का बिनेसर का खेत सबसे पहले छुड़ाते हैं। चलो। मदन और गोलू ने अपना मुनाफा इकट्ठा किया और एक एक कर गांव वालों का कर्ज चुकाने लगे। बिनेसर, भोलू, रज्जो सभी ने अपनी जमीन वापस पा ली। मदन भैया, आज आपने हमें नया जीवन दे दिया। सही बताओ, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में खुशी लौटने लगी, लेकिन प्रधान के चेहरे पर उदासी छा गई। ये सब देखकर प्रधान गुस्से से अपने साथी रवि से बोला, ए रवि, तू देख रहा है ना कि क्या हो रहा है? हाँ मालिक, मदन ने सबके कर्जे चुकाने शुरू कर दिए हैं। अगर यही चलता रहा तो एक दिन तो मेरी जमींदारी ही खत्म हो जाएगी और मेरा दबदबा भी खत्म हो जाएगा। आप तो आदेश दीजिए मालिक की करना क्या है। अब बहुत हो गया रवि, अगर यह मदन ऐसे ही सबकी जमीन छुड़वाता रहा तो मेरा क्या बचेगा? मेरा दबदबा, मेरी हवेली। अरे मालिक, आप तो बस आदेश कीजिए, कल ही उसका काम तमाम कर दूंगा। सब खेत में काम करते हैं, वही खत्म कर दूंगा। कहिए। खून जमीन पर गिरे ऐसा मारना साले को ताकि सबके दिल में डर उतर जाए। जा, मदन को मिटा दे, जा। सुबह का सूरज उगा, लेकिन किसी तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा था। मदन खेत में बीजों को देख रहा था, जो अब सोने जैसे चमकते दिखते थे। अरे गोलू, देख तो, ये फसल तो जैसे गाना गा रही हो। तुम्हारे हाथ की छुवन में जादू है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो मित्र। इस बार की फसल सोने की फसल जैसी उगती हुई दिख रही है। वाह 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 वाह। इतना बोलकर अचानक गोलू एक ओर हट गया। सच तो ये था कि गोलू को किसी की आहट की भनक लग चुकी थी। तभी वहाँ प्रधान और रविया पहुँचे। रवि के हाथ में लंबा बर्छा था। मदन झुका हुआ था। अब भुगतो किसान। जैसे ही रवि ने मदन की ओर बर्छा फेंका, एक छलांग, एक चीख, एक वार, लेकिन मदन पर नहीं, गोलू पर। गोलू, नहीं, ये क्या किया तूने? तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। क्योंकि तुम मेरे साथी हो और मैं तुम्हारा। प्रधान और रवि अविश्वास भरी नजरों से घायल गोलू को देखने लगे। रवि प्रधान की ओर देखकर बोला, अरे ये क्या प्रधान, इस मूर्ख बंदर ने तो मदन के ऊपर लगने वाला वार अपने ऊपर ले लिया। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मैं फिर भी मदन को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर प्रधान गोलू की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, अरे तू मूर्ख का मूर्ख बंदर ही रहा। अरे तू इंसानों की तरह बोल सकता था और इंसानों की तरह रहने लगा था, लेकिन तू इंसानों की तरह चतुराई नहीं सीख सका। तुझे क्या जरूरत थी अपने ऊपर वार लेने की? क्या आवश्यकता थी बलिदान देने की? मूर्ख बंदर कहीं का, तूने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं मदन को जीवित छोड़ दूंगा? नहीं, मैं मदन को जीवित बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरा गांव में दबदबा समाप्त हुआ है। तेरा यह बलिदान बेकार जाएगा रे मूर्ख बंदर। गोलू के होठों पर एक हल्की मुस्कान अब भी जिंदा थी। गोलू ने अपने मित्र मदन को मुस्कुराते हुए देखते हुए ही दम तोड़ दिया। तभी वहाँ वही साधु प्रकट हो गया जिसने गोलू को बोलने की शक्ति दी थी और जिसने गोलू को मदन की पत्नी को बीमारी से बचाने के लिए जड़ी बूटी और जादुई बीज दिए थे। साधु क्रोधित अवस्था में प्रधान और रवि की तरफ देखकर बोला,
जिसने निर्दोष की जान ली उसका पाप अब उससे बदला मांगेगा। प्रधान और रवि, तुम दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें इस संसार में खुलेआम रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों समाज के लिए खतरा हो। रुक जाओ। इतना बोलकर साधु की क्रोधित आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर रवि और प्रधान के शरीर पर पड़ने लगी और अगले ही पल उनके शरीर में आग लग गई। कुछ ही देर में वो दोनों जलकर राख हो गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। साधु मदन की ओर देखकर बोला, तुम्हारा और गोलू का साथ यहीं तक लिखा था मदन। लेकिन साधु महाराज, प्रधान के साथी रवि ने मेरे ऊपर हमला किया था, लेकिन गोलू ने उसे अपने शरीर पर ले लिया। हाँ, क्योंकि वह तुम्हारा सच्चा साथी था। जाते जाते गोलू ने अपनी मित्रता का कर्ज चुका दिया। अपने साथी को कभी नहीं भूलना मदन। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में से गायब हो गया और गांव वाले गोलू के बलिदान को सराहना देने लगे। अरे, यह कोई साधारण बंदर नहीं था भैया, देवता था देवता, मदन का सच्चा साथी। हाँ भैया, इसने अपनी जान दे दी और हम सबको बचा लिया। बहुत अच्छा बंदर था। कुछ दिनों बाद मदन ने नम आंखों से गोलू की याद में उसी खेत में एक पौधा लगाया जो आगे जाकर बना साथी वृक्ष। गोलू, तेरे बिना सब अधूरा लगेगा, लेकिन तू मिटा नहीं। तू हर उस फसल में है जो इस धरती से उगेगी। कभी कभी सच्चा साथी इंसान नहीं होता, वो एक जानवर हो सकता है जो बिना शर्त प्रेम करे, रक्षा करे और अगर जरूरत पड़े तो जीवन भी दे दे।